जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जीके और इंग्लिश के पेपर में सेपरेटली आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। और वीडियो के एंड में मैं कुछ पूछे गए एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगी जो काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे थे। पता है, आपके आधे डाउट्स तो मेरी प्लेलिस्ट देख के, जो सीडीएस और एसएसबी वाली प्लेलिस्ट है उसमें बाकी की वीडियोस देख के ही क्लियर हो जाएंगे। मैंने शुरू में ही उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जिनमें मुझे शुरू में दिक्कत आ रही थी, जो मुझे जरूरी लग रही थी कि हाँ इन पे वीडियो बनानी चाहिए। और फिर बाद में धीरे धीरे मैंने आपके डाउट्स को आंसर करते हुए वीडियो बनाना शुरू करा। जो भी आप कमेंट में पूछते थे या फिर जो भी आपको दिक्कत आ रही थी, मैं उनको वीडियोज में आंसर करती थी, जिससे सबको वो चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो हो सकता है कि आपका अभी जो डाउट हो वो ऑलरेडी किसी वीडियो में आंसर्ड हो, क्योंकि 2-3 लोगों ने ये भी बोला मेरे को कमेंट में कि आज मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए जो भी दिमाग में थे, और अब अच्छे से समझ आ गया है कि क्या कैसे करना है। तो जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप उसके थंबनेल को देखो, वहीं से आपको पता लग जाएगा वो वीडियो आपके काम की है या नहीं है। या थोड़ी सी वीडियो देखो शुरू में, क्योंकि मैं शुरू में ही क्लियर कर देती हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको शुरू में लगता है कि इस वीडियो में मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं है तो बैक कर दो, कोई बात नहीं। मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरा आपका किसी का भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं हर वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखकर सारी बातें कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये थी बात आपके डाउट्स की। अब सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की, कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी है और कौन कौन से। तो ये CDS 2 2021 का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है। आपको पता ही है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम मेन पहले ये देखेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं या किसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस दिया है, उसके बाद इसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ बोला है आई आस्क्ड 2 पीपल द वे टू द स्टेशन, तो इसमें ये हो जाएगा बट नीदर ऑफ देम कुड हेल्प मी। यहाँ आपको रिलेट करना है कि पहले वाले सेंटेंस से क्या सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है इसमें से। खैर अभी मैं लाइन टू लाइन नहीं बताऊँगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे आपको वो बताने हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन, जो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में इसी पैसेज के बेस पे 5 क्वेश्चंस आएंगे, और सेकंड में भी सेकंड कॉम्प्रीहेंशन सेकंड पैसेज के बेस पे ये 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके हाथ में है, जिसके लिए पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी है, बस आपको उसे अच्छे से पढ़ना है और उसके बेस पे इन्हें आंसर करना है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके हाथ में है, तो कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर करना। उसके बाद है ये स्पॉटिंग एरर्स, जिसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला है फर्स्ट में एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो डिड है, डिड हमेशा पास्ट सिंपल में आता है, और यहाँ पे इज़ गोइंग है, इज़ जो है वो प्रेजेंट का है, तो इसलिए ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे इज़ गोइंग की जगह पे वेंट आएगा। एवरीथिंग वेंट वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये जो ए पार्ट है इसमें एरर है, तो आंसर ये ए हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इसके भी 10 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे बहुत अच्छे से कर लोगे। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992। ये रिलेट भी कर रहा है और मीनिंगफुल भी है। तो ये 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग SRPQ का रिलेशन बैठ रहा है। तो SRPQ एक में ही है जो कि B है, तो इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। और ऐसे ही आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी देख सकते हो, तो आराम से आप इसे आंसर कर लोगे, बस प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो 10 क्वेश्चंस इसके बेस पे है। यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस आप आराम से स्कोर कर सकते हो इसके। उसके बाद ये है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको याद ही करने होंगे, जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। अब जैसे ये 40 विंग्स है, विंग्स मतलब तो पलक झपकाना होता है, तो 40 विंग्स में क्या होगा इसका, विंकिंग 40 टाइम्स। तो ये तो थोड़ा बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए ईडियम ये नहीं होगा। स्लीप डिसऑर्डर्स, ये भी नहीं लग रहा है। लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स, देर तक के लिए सोना, या अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, तो ये आंसर इसका सही है, जो रिलेट भी कर रहा है, मतलब कि बहुत ही कम सोना। तो ऐसी चीज़ों में आप आइडिया भी लगा सकते हो। बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर लेना, बस इसको मैं इसलिए सजेस्ट अभी नहीं कर रही हूँ, इसे लास्ट मोमेंट के लिए रखना, क्योंकि आपको पहले वो सारी चीज़ें करनी है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। ये एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस वगैरह ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा याद करनी, जिसके लिए आपको काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो इसलिए पहले वो जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो प्रैक्टिस के बेस पे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है उसके बाद, अब जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी होता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे S1 जो है ये फर्स्ट सेंटेंस होगा और S6 लास्ट सेंटेंस होगा। इसके बीच में आपको इन सारे सेंटेंसेस को फिट करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी रिलेशन बिठाओगे,
सबसे पहले है एन आइडियल सिटीजन इज़ वन हु एस्टैब्लिशेज हिज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग, ठीक है। और लास्ट है ही कैन बी कॉल्ड अ थॉरो जेंटलमैन। तो उसके बाद हमें इसके हिसाब से सेकंड सेंटेंस ढूंढना है। तो सेकंड सेंटेंस के लिए अब अगर हम बिकॉज से देखते हैं, ये वाला सेंटेंस देखते हैं, तो बिकॉज ही इज़ अ ट्रू पैट्रियोट, तो पैट्रियोट की बात है तो कहीं पे कंट्री की बात भी आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है एस वाले सेंटेंस में। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसका और इसका रिलेशन है। सेकंड वाले में है ऑल्सो ही कैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, यहाँ पे भी कंट्री की बात है तो ये भी रिलेट कर सकता है। थर्ड में है दैट ही कैन, अब ये दैट और सो इन दोनों का रिलेशन बैठ सकता है, तो हमें ये क्लियर है कि एस के बाद ही आर वाला सेंटेंस आएगा। इसी से हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस में, देखो एस के बाद, एस के जस्ट बाद आर किस में आया है, यहाँ पे एस लास्ट में है, यहाँ पे भी एस लास्ट में है, यहाँ पे एस के बाद पी है, सिर्फ एक यही है जिसमें एस के बाद आर आया हुआ है। बस आपको बाकी सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप किसी दो में ही श्योर हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बेस पे कि हाँ इसके बाद ये है, तो एलिमिनेशन मेथड से ही आप इसे कर सकते हो। बाकी आप जब सेंटेंस बिठाओगे तो उसके हिसाब से भी कर लोगे। अब जैसे हमें पता लग गया एस आर क्यू पी है, तो एक बार इसे पढ़ के देख लो कि एन आइडियल सिटीजन इज़ वन हु एस्टैब्लिशेज हिज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग। उसके बाद एस है, तो एस वाला ये ही लव्स हिज कंट्री सो मच सो दैट ही कैन मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड। आर के बाद है क्यू, ऑल्सो ही कैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री बिकॉज ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट। पूरा अच्छे से बैठ रहा है, ये सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से इसका ए आंसर है। यहाँ बाकी के भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस तरीके से कर सकते हो, वैसे से अच्छे से पढ़ना और रिलेट करते हुए इसे आंसर करना। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें मैं ये जैसे फर्स्ट बताती हूँ, ऑनेस्टी इज़ डैश ऑन हिज फेस। यहाँ पे भी आपको बेसिक चीज़ें अगर इसके बारे में पता होंगी तो ये आप अच्छे से कर सकोगे। जैसे सबसे पहले है रोट, तो ये सेकेंड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न। ये रिटर्न जो है ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे सेंटेंस से पता लग रहा है ये पैसिव का सेंटेंस है। राइटिंग जो है वो कंटिन्यूस में आता है, और राइट्स ई एस से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट का सिंपल है, तो यहाँ पे रिटर्न आएगा। ऑनेस्टी इज़ रिटन ऑन हिज फेस। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो आप इनको भी अटेम्प्ट कर लोगे और सही आंसर कर लोगे। तो इसलिए मैंने शुरू से बोला है कि इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स इन सब में तो याद करने के बेसिस पे हैं चीज़ें, फिर भी आप कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड के बेस पे आंसर कर सकोगे। जैसे यहाँ पे है ड्राउंड, में पता है कि डूबा हुआ इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम हटा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है स्वाम, मतलब जिसका ग्रुप वगैरह बनाना होता है। स्वैम जो है वो स्विम की ही सेकेंड फॉर्म है। सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, और फ्लोटेड मतलब तैरना। तो ये सारी चीज़ें तो रिलेट नहीं कर रही हैं इससे, जो सिनोनिम है उसे मिलता जुलता, तो ये सबमर्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि एक यही यहाँ पे है जिसका मतलब डूबने से है। ये सारी चीज़ें तो तैरना वगैरह दिखा रही हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर सी है। तो कई आपको इजी वर्ड भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी है ड्राई के लिए बोला, तो हमें ड्राई का सिनोनिम देखना है। तो एरिड है, ह्यूमिड है, रेनी मॉइस्ट। हमें पता है ह्यूमिड रेनी मॉइस्ट तीनों का मतलब थोड़ा गीले से है। ह्यूमिड में भी थोड़ा सा नमी है, मॉइस्ट में भी नमी है, रेनी तो पूरा पानी पानी है, तो इसलिए एरिड आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, मतलब जिन पे श्योर हो आप कि हाँ यहाँ पे मेरे को सही आता है आंसर, वहाँ पे आप इसको आंसर कर सकते हो, बस तुक्के नहीं मारने हैं। अब एंटोनिम्स में भी पर्टिकुलर में भी आप देख सकते हो, जैसे कोई चीज़ फिक्स है मतलब निश्चित है, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो उससे उल्टा है। प्रिसाइज जो होता है वो भी एकदम फिक्स चीज़ के लिए होता है, मिनट, क्वाइट, ये सब। लेकिन जो वेग है इसका मतलब होता है अनिश्चित, तो यानी पर्टिकुलर का ऑपोजिट जो है एंटोनिम जो है वो ये हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप एलिमिनेशन मेथड लगा के या ये सारी चीज़ें करके कुछ क्वेश्चंस को इनमें अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जो नहीं आते, जिनका बिल्कुल आपको आइडिया नहीं, उन्हें अटेम्प्ट मत करना। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे है दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली, तो जो अराउंड वर्ड है वो इनमें से क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है या नाउन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब हैं क्या। वर्ब हमें पता है जहाँ पे कोई काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है, एडजेक्टिव जो कोई स्पेशलिटी बताई होती है, और नाउन भी हमें पता है संज्ञा, उसके बारे में तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। इंटेंसिफायर शायद आपको क्लियर ना हो तो मैं वो बता दूँ, हालांकि ये इंटेंसिफायर ही है, एडवर्ब के साथ आता है इंटेंसिफायर। यहाँ पे वर्ब जो है ये वेंडर्ड है और एमलेसली एडवर्ब है, तो जो अराउंड है ये इंटेंसिफायर है जो एडवर्ब के साथ आया हुआ है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपने स्ट्रॉन्ग रखनी है, ये बेसिक चीज़ें, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, इंटेंसिफायर, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सको, सही आंसर कर सको और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। उसके बाद है क्लॉज कॉम्पोजिशन।
यहाँ पे इन ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको बताना है। जैसे द पॉलीथीन बैग्स डैश नॉन बायोडिग्रेडेबल, बैग्स है तो इस तो आएगा ही नहीं, एक से ज़्यादा है, वॉस भी नहीं आएगा क्योंकि अभी इसकी बात हो रही है प्रेजेंट में ही, तो आर आ जाएगा। पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट इज़ दे कांट बी डिकम्पोज्ड। अब यहाँ पे बाय आ जाएगा क्योंकि दे कांट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू मैनर। तो इनको भी आपको आंसर करना है। जो भी ABCD में से ऑप्शन आपको परफेक्ट लगता है, ये सही है, उसको आप इसमें टिक करोगे। और क्लॉज के बाद प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर्स, यहाँ पे कौन सा कनेक्टर आएगा वो आपको बताना है। ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवेरेंस एंड हार्डवर्क, मतलब उन्होंने दृढ़ता और कड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल करी, तो यहाँ पे सक्सीडेड के साथ बाय आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप कुछ क्वेश्चंस को तो ऐसे ही आराम से आंसर कर लोगे जिसमें फिक्स रहता है कि इसके साथ यही आएगा। तो प्रीपोजिशंस भी आपको ये करने हैं। अब यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूरे हो गए, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं किस पार्ट में। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू हुआ था। सबसे पहले है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें सपोज आपने 10 में से 3 ही आंसर करे जिस पे आप श्योर हो, तो अगर 3 आपने इसमें आंसर करे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में 5 हैं, तो इसमें फर्स्ट वाले पैसेज में आपने 5 में से सपोज 4 आंसर कर दिए जिस पे आप श्योर हो। उसके बाद सेकंड पैसेज में भी आपने 4 आंसर कर दिए। लिखते रहे ना आप, मैंने कितने कितने बताए हैं। और उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स में से आपने 10 है क्वेश्चन, तो 10 में से सपोज आपने 5 इसमें सही कर दिए। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें तो बहुत ईजी आते हैं, तो इसमें आपको ध्यान से करना है। और इसमें 10 में से कम 9 तो आपको करने ही हैं, तो 10 में से 9 आपने इसमें कर दिया आंसर। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अब ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ही जो इजी होंगे जिसमें आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकोगे उन्हीं को आंसर करना, अगर आपको अच्छे से याद ना हो तो इसमें 10 में से 4 समझ लो आपने इसमें आंसर करे सही पहले, क्योंकि आपको सही वाले ही अटेम्प्ट करने हैं जिनके लिए आप श्योर हो। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें आपको 10 में से कम 8 तो करने ही हैं। यहाँ पे भी आप रिलेट करके इसको आंसर कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से इसको कर लोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा। मैं आपको उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा करने के लिए नहीं कह रही हूँ जिन्हें आपको याद करना होगा या रट्टा मारना होगा। जो चीज़ें समझ के करनी है उनको मैं पहले बता रही हूँ कि यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसलिए मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह में ज़्यादा नहीं बोले अभी। उसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें ये क्योंकि थोड़ा बेसिक ग्रामर के बेस पे है तो इसलिए 10 में से 7 इसमें रख लेते हैं कि 10 में से 7 आप इसमें आंसर करो ज़रूर। उसके बाद सिनोनिम्स में अभी जैसे मैंने बोला कि इसमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, लेकिन जो थोड़ी बेसिक वर्ड्स होते हैं उनके बेस पे हम 10 में से 4 रख लेते हैं कि सिनोनिम्स में भी आप 10 में से 4 आंसर कर दो, और एंटोनिम्स में भी सेम 10 में से 4 अगर आप इसमें आंसर कर दो, मिनिमम 10 में से 4 कर ही दो। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो इसमें 10 में से 7 कर दो। इन चीज़ों को अच्छे से कर दोगे ना तो यार ये एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह ये इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें और जो बचपन से सीखनी चाहिए। तो अगर आपने बचपन से नहीं सीखी है कोई बात नहीं, आप सीख लो, आराम से आ जाएंगे, तो इसके बेस पे आप अच्छे से आंसर कर सकोगे। तो इसमें आपको 10 में से 7 तो आंसर करने ही हैं। उसके बाद है क्लोज कॉम्पोजिशन, इसमें आपको इसमें भी 10 में से 7 करने ही हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनके बेसिस पे आप इन्हें आंसर कर लोगे। बस प्रैक्टिस करना, वही आपको सबसे ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। उसके बाद 110 क्वेश्चन हो गए। लास्ट है प्रीपोजिशंस एंड डिटरमिनर्स, तो यहाँ पे 10 में से 5 ले लेते हैं क्योंकि इसमें ना स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ये बाय फॉर इन सारी चीज़ों में। तो एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप 10 में से 5 भी कर लोगे तो आप 70 to 71 आई थिंक मैंने बताया ही होंगे, 70 to 71 आप फिर स्कोर कर लोगे आराम से अगर आप इतने भी करते हो। तो ये तो मैंने ये बताया कि जो आप समझ की चीज़ें करोगे उनके बेस पे आप 70 to 71 स्कोर कर लोगे। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, जैसे कोई इडियम फ्रेजेस ऐसा निकल गया कि ये तो मैंने पढ़ा था याद है मुझे, तो आप और अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और सबसे पहले उन चीज़ों को आंसर करना है जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, और जितनी भी ये चीज़ें मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्कोर करना है तो उस हिसाब से उन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस भी करो। तो अब क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को आंसर करती हूँ जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश का किसी में भी पूरे अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपके लिए पूरी स्ट्रेटेजी ये मैंने बताई कि आपको किस तरीके से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको किन टाइप के क्वेश्चंस की करनी है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो।
पहले आप ये देखो कि प्रीवियस कट ऑफ्स क्या रही हैं, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि इतना तो मिनिमम स्कोर रखना ही है टोटल रिटन एग्जाम में। अब जैसे CDS 1 2020 की कट ऑफ देखो, INA की 118, AFA की 144 और OTA में 93 एंड विमेन ऑल्सो, मैन एंड वेमेन दोनों में 93। तो इससे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि इससे कम तो स्कोर करने ही नहीं है, इतना आपको टच करना ही है। और सिर्फ इसी पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे भी होती रहती है, पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती रहती है। इतना आपको मिनिमम दिमाग में रख कर चलना है कि कट ऑफ जो भी प्रीवियस ईयर रही है वो मुझे कैसे भी टच करनी ही है, उतने का मुझे मिनिमम टारगेट रखना है। ये बढ़ भी सकती है और थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो सकती है कमिंग एग्जाम्स में, जैसा भी एग्जाम लेवल रहेगा इजी या डिफिकल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग। बट जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो चांसेस बहुत कम है कि कट ऑफ डिक्रीज हो, उसमें शायद इंक्रीज ही आए, इसलिए आप अपना बेस्ट दो। इंग्लिश में अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हो तो 59 मार्क्स आपको मिल जाएंगे उसमें। फिर अगर जीके में 49 भी सही करते हो तो 40 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, तो टोटल स्कोर आपका 99 हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी उसमें, बस फिर एग्जाम क्लियर। बट अगर आपको लगता है कि आपको 50 क्वेश्चंस ही अच्छे से आते हैं, बाकी पर आप इतने श्योर नहीं हो, और अगर 10 क्वेश्चंस पर आप रिस्क ले भी लेते हो, बिना श्योरिटी के आप अटेम्प्ट करते हो उन्हें, और अगर वो सही चले भी गए तो आपके मार्क्स 42 से 51 हो जाएंगे। लेकिन अगर वो गलत चले गए तो आप 42 से 39 पे आ जाओगे, क्योंकि उन 10 के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वो तो ठीक है, ऊपर से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो उसमें भी 2.7 मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सोच समझकर ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, सोच समझकर अपने आंसर टिक करना, ज्यादा क्वेश्चंस पर रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। इसलिए टारगेट बनाकर चलो कि मुझे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, और इससे ज्यादा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसलिए टारगेट बना के चलो कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी, जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते होंगे, उनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना, जिससे आप उस टाइप के क्वेश्चंस को एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सको और वहां पे अपनी श्योरिटी दिखा सको, वहां पे सही आंसर्स कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर CDS OTA. राइट नाउ आई एम इन क्लास 12th फॉर ह्यूमैनिटीज. व्हाट शुड आई एक्सेप्ट माई ओन स्टडीज लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। ओके, तो बेसिकली ये पूछा है कि साइंस में मुझे क्या क्या करना है अगर मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ तो साइंस में देखो, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले NCERT जरूर करो। बेसिक स्ट्रांग नहीं मतलब अगर 10th तक की साइंस आपको याद नहीं है, कुछ कुछ चीजें जैसे सडनली कोई टॉपिक आ जाए तो आपको ये लगता है कि ये पढ़ा था मैंने, नहीं पढ़ा था, या ऐसा कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा है मुझे, तो पहले आप NCERTs को करो, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीजें आती है। आप PYQ सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज मैंने अंडर 10th पढ़ी थी। तो अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले उनको करो। 11th 12th का थोड़ा बहुत ही आता है, तो अगर आप 10th तक की NCERTs को भी, मतलब 6 to 10th की NCERTs को भी अच्छे से कर लेते हो तो काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप थोड़ा सा रिफ्रेशर्स पर जा सकते हो, या फिर आप CDS की जो पाथफाइंडर करोगे उसमें भी आपकी सारी चीजें कवर हो ही जाएगी। नेक्स्ट है, करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन रिकमेंड कर दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण है, कुरुक्षेत्र है, इंडिया टुडे, काफी मैगजीन्स हैं। बट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, हार्ड कॉपी वाली मैगजीन्स नहीं खरीदना चाहते, तो ऑनलाइन भी इनसाइट IAS की डेली बेसिस पे मैगजीन आती है और उनका मंथली कंपाइलेशन भी आता है, तो वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो इजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां से भी आप कर सकते हो, वो डेली बेसिस पे भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि वो छांट के सारे आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, स्पोर्ट्स के, अवार्ड्स के और डिफेंस के, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो जरूर करना। ये सारे आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर छाट के रखोगे, उनके बेस पे आप गूगल करो या फिर यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, फिर उन वीडियोस को देख लो, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हाँ, मेन क्वेश्चंस तो इतने ही थे। हाँ, बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, CDS एग्जाम आपको सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है, आपको अच्छा स्कोर भी करना है। अगर आप ये सोचकर चलते हो कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर ले उतना इनफ है, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि CDS एग्जाम के जो रिटर्न के मार्क्स होते हैं, उसके बाद SSB के जो मार्क्स होते हैं, दोनों के बेस पे आपकी मेरिट बनती है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे या रिकमेंड होगे। तो इसलिए CDS में अच्छा स्कोर करना भी बहुत जरूरी है। वो मार्क्स आपके SSB इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड होंगे, इसलिए जरूरी है कि आप अपना बेस्ट दो रिटर्न एग्जाम पे भी। सो या दैट्स इट, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर ही दी होंगी। या बेस्ट ऑफ लक।